Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Kavita, for this introduction and also for this great effort to the team, this Kisan Swaraj effort that you have made. I'd like to talk both in English and Hindi. हिंदी में ही बात करूंगा और इंग्लिश में ही बात करूंगा ताकि सबको समझ आ जाए, जितने लोगों को समझ आ सके। देखिए, किसानों की समस्या तो अब तो खत्म ही हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि अगले 5 साल में किसानों की इनकम जो है वो दुगनी होने जा रही है। तो अब तो आप आराम से जाइए, अपने घर में बैठिए, क्योंकि अगले 5 साल में आपकी इनकम जो है वो दुगनी होने जा रही है। ये प्रधानमंत्री कहते हैं, ये वित्त मंत्री कहते हैं। You know, in the next 5 years, the government has promised to raise your income by double, make it double in the next 5 years. So I think all your problems are going to be solved now. That's what the government has very well conveyed in this budget also. And it is very clear that they think that all problems, all agrarian distress और जितने भी क्राइसिस हैं खेती के, वो सारे समाप्त हो जाएंगे जब आपकी इनकम जो है वो डबल हो जाएगी। ये जिस दिन ये इनकम डबल होने की बात हुई कि भाई इनकम आपकी दुगनी हो जाएगी या योर इनकम विल डबल, आई रिमेंबर दैट डे I was asked this question that, you know, all problems of agriculture are being solved if the income doubles. And I have said at that particular time that if you look at the country's picture, अगर आप देश का पूरा पिक्चर देखें तो इकोनॉमिक सर्वे एक डॉक्यूमेंट होता है जो सरकार बजट से 2 दिन पहले लेकर आती है। उस सर्वे के अंदर ये लिखा गया है कि 17 राज्यों में, जिसमें तेलंगाना भी एक है, आंध्र प्रदेश भी शामिल है, 17 राज्यों में, in 17 states of India, the average income of a farmer, whether he keeps the grain at house or whether he sells it outside, दोनों को मिलाकर the average income of a farming family in India in 17 states is ₹20,000 per year. उन्होंने ये लिखा है कि अगर किसान परिवार की इनकम देखी जाए तो 17 राज्य में इनकम किसान की 20,000 रुपए साल की है। उसको सरकार कहती है कि हम डबल कर देंगे। कितना बड़ा महान काम करने जा रहे हैं। व्हाट ए ग्रेट जॉब द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू टू रेज योर इनकम और टू रेज द इनकम ऑफ द फार्मर इन दोस 17 स्टेट्स फ्रॉम 20,000 to 40,000 rupees per year, which means per month the average income in those 17 states is less than 1,700 rupees per month. This is the average income according to the Economic Survey of India in 17 states of India. मतलब कि 17 राज्य में जो इनकम है किसानों की वो 1,700 रुपए से कम है प्रति माह। हर महीने 1,700 रुपए से कम उसको किसान को इनकम मिलती है, चाहे वो अपना घर में अनाज रखता है, चाहे वो बाहर बेचता है। अगर मैं सारे जितने भी देश के प्रदेश हैं उनको भी जोड़ लूं तो किसान की औसतन जो महीने की इनकम है वो 3,000 रुपए प्रति महीने है। 3,000 rupees per month is the average income of a farming family in India. I am including all states now. And if 3,000 rupees से सरकार 6,000 कर देगी in the next 5 years, I think you should all be very happy. We need to really thank the government for doing such a remarkable job. लेकिन कहीं ना कहीं हमें समझना है कि भाई हाउ द गवर्नमेंट, कैसे सरकार जो है ये छुप जाती है ये बोल के कि डबल हो जाएगी आपकी इनकम तो आपके सारे प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। We need to understand how the government is trying to take a camouflage behind this impression that your income is going to double, so all your crises are going to be taken care of. ये सरकार की मंशा है और मैं आपसे यही बताने की कोशिश कर रहा था कि हमें समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि किसान की जो इनकम है वो 1,700 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक है औसतन। जो अगर हम देखते हैं औसतन, I'm talking of the average in this country, and 3,000 rupees is the per hectare income of a farming family in this country. This is the average that they have worked it out. अब इस इनकम को हम एक दूसरा इसका पहलू जो है समझने की कोशिश करें। Let's try to understand how it matches with the income of these different sections of the society. अभी आपने देखा किसानों का एक जो बच्चों ने प्ले किया था, उस प्ले में बताया गया कि अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करोगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। बच्चों ने एक अच्छा एफर्ट किया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करोगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन जिस आदमी की इनकम ही 1,700 रुपए है उसमें वो कितना कम कर देगा आपको ये सोचना है।
If the income is only 1700 rupees per month, what wonder you can imagine that his income will go up because he will reduce the cost of production. Very cleverly, economists of this country have been selling this idea just to confuse or camouflage again that your income is low because you are not reducing the cost of production. Very cleverly they do it, and I think that has also to be understood how they and why are they trying to do this, that you should reduce the cost of production. You can't make a difference when you reduce, when the income of a family is only 3,000 rupees. How much can you make it up or add by reducing the cost of production? But if you look at the other sections of society, आप अलग बाकी भी सोसाइटी का हाल देखें, तो मैंने एक अध्ययन किया था. उस अध्ययन में मैंने पाया, कोशिश की मैंने देखने की कि किसानों के साथ ये जबरन जो कोशिश होती है, डेलिबरेटली सरकार ने किया है कि उसकी इनकम जो है वो नीचे रखी जाए, उसको गरीबी के ही लेवल पर रखा जाए. ये पिछले बहुत सालों से, 4-5 दशकों से ये होता आ रहा है. 1970 में गेहूं का जो दाम था, न्यूनतम मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वॉज ₹76 पर क्विंटल. 76 रुपए प्रति क्विंटल 1970 में गेहूं का दाम था. Which means, if I go in English, in 1970, the minimum support price was 76 rupees per quintal. In 2015, which means 45 years later, the minimum support price for wheat becomes 1,450 per quintal. From 76 rupees per quintal 45 years back, the minimum support price comes to 1,450 per quintal. So this is an increase of 19 times. 1970 में गेहूं का जो दाम था, न्यूनतम मूल्य था, वो 76 रुपए प्रति क्विंटल था. अगले 45 साल में यानी 2015 में गेहूं का दाम 1450 रुपए प्रति क्विंटल हो गया. और ये जो है ये 19 गुना की बढ़ोतरी है. 19 टाइम्स इज द इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो मैंने कोशिश किया कि जो बाकी सरकारी मुलाजिम है या बाकी जो सोसाइटी के हिस्से हैं, उनकी इनकम कितने बार बढ़ी है 1970 से लेके. 1970 में सरकारी जो मुलाजिम है, सरकारी एम्प्लॉइज जो हैं, उनकी अगर मैं बेसिक पे और डीए दो चीजें मिला लूं और फिर मैं 2015 यानी 45 साल में कितनी बढ़ोतरी हुई है उसकी मैं देखता हूं, तो सरकारी मुलाजमों की जो तनख्वाह है वो 120 से 150 गुना बढ़ी है. The income, the salary of government employees in these 45 years between 1970 and 2015 has gone up by 120 to 150 times. जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनकी जो सैलरी है वो 150 से 170 गुना बढ़ी है. The salary of college professors or university professors has gone up by 150 to 170 times in these 45 years. The salary of school teachers has gone up by 280 to 320 times. 280 to 320 times is the increase in the salary of the school teachers in this country. If you are a corporate employee, अगर आप प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं तो उनकी जो तनख्वाह है वो तकरीबन जो मिडिल रंग के जनरल मैनेजर जो होते हैं उनकी तनख्वाह तकरीबन 300 गुना बढ़ी है, और जो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के रैंक पर हैं उनकी 1000 गुना तनख्वाह बढ़ी है. किसान की तनख्वाह, किसान की इनकम 19 गुना बढ़ी है, और बाकी सबकी 120, 150, 170, 300% बढ़ी है. इसका मतलब है कि आपने जबरन किसान को है जो आपने उसको कोशिश की है कि उसको दबाया रखा जाए, उसको इनकम ना दी जाए. I think what we need to understand is that the income of all sections of society has multiplied by more than 120 times in this country in the last 45 years, whereas the income of the farmer has been kept at only 19 times increase in the last 45 years, basically to ensure that you remain impoverished for all times to come. Whether you reduce cost of production, whether you go for crop diversification, it's all a kind of eyewash that the scientists or the economists do. Nobody is going to benefit from that. जितना भी आपको बताया जाता है कि आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करिए, आप क्रेडिट पॉलिसी को ठीक करिए, आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करिए,
ये सब बातें आपको भ्रम में डालने के लिए हैं, ताकि आप कभी उससे निकल ना पाओ। उस चक्कर में ही आप फंसे रहेंगे, उस चक्रव्यूह में आप फंसे रहेंगे। होना क्या चाहिए? मेरा ये मानना है, और आप सब इस बात से सहमत होंगे, कि किसान का भी अगर 120 से 150, 170 गुना सबकी तनख्वाह बढ़ी है, तो किसान का भी उसी अनुपात में जो है गेहूं का दाम बढ़ना चाहिए था। इसका मतलब यह हुआ, अगर हम 100 ले लें, अगर हम 100 गुना मान के चले, सबकी 120 से ज्यादा हुई है, हम चलो कम से कम ले लेते हैं, हम 100 गुना लेते हैं, तो मेरा मानना है कि किसान का गेहूं का दाम आज 7,600 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। फार्मर्स इनकम in the same ratio as the income of the other sections of the society, if I take 100 times increase as a something which is, you know, the minimum level that we can expect for farmers, then the minimum support price of wheat for farmers should actually be 7,600 rupees per quintal in 2015. Now the problem is, लोग एकदम पूछते हैं, हम ही लोग पूछते हैं कि साहब ये पैसा कहां से आएगा। प्रॉब्लम हम सबकी है। हमारे जितने ये स्टॉल में, हॉल में जो लोग बैठे हैं, सबसे पहले यही पूछेंगे कि साहब ये पैसा कहां से आएगा 7,600 रुपए प्रति क्विंटल का। ये जो मानसिकता है कि किसान को मिलना ही नहीं चाहिए, वो उतना ही डिजर्व करता है, वो उसी का एक कारण है जो हम सब भुगत रहे हैं। You know, this understanding that where will the money come from if we have to give 7,600 rupees per quintal as the wheat price to farmers is basically part of our thinking that, you know, farmers, the country doesn't have money, so the farmers must make a sacrifice. अभी 7वां वेतन आयोग आया है। 7वें वेतन आयोग में चपरासी की जो सैलरी होगी, चपरासी की सैलरी वो होगी 18,000 रुपए प्रति महीने, और वो कैबिनेट ने उसको ऑलरेडी 21,000 रुपए कर दिया है। और अगर आप उसमें सब अलाउंसेस मिला लेंगे, तो चपरासी जो नया ज्वाइन करेगा सरकार का, वो इनकम टैक्स देगा पहले ही साल से, क्योंकि 25,000 रुपए से उसकी ज्यादा इनकम होगी। चपरासी की इनकम 25,000 रुपए और किसान की इनकम 3,000 रुपए। ये कैसा अन्याय है इस देश में, ये हमें समझने की बहुत जरूरत है। Now the point I'm trying to make is the chaprasi income in the 7th pay commission is 18,000 rupees is the basic salary for a chaprasi or a PN in the government. Now the cabinet has already cleared 21,000 rupees as the monthly basic salary for the PNs in the government. If you add on the allowances, it will become more than 25,000 rupees per month will be the income of a chaprasi or a PN in the government now. And this will mean that the chaprasi from the very beginning will start paying income tax to the government. Compare the salary of a chaprasi with the salary income of a farmer who gets 3,000 rupees. So it is very clear that who gets the benefit, and the government is only backing up that organized class of employees. They are the only sections of the society of which the government is very keen to help. Rest everyone can go to the help. यानी मतलब सरकार का पूरी मंशा ये है कि भाई वो जो नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उन्हीं की मदद की जाए, बाकी लोग भाड़ में जाएं, किसी को फिक्र नहीं है। ये हम सबको समझना है। ये प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने कहा कि 7वें वेतन आयोग जो सेंटर ने लागू किया है या करेगा, उस पे हर साल 45 लाख एम्प्लॉइज हैं, 50 लाख पेंशनर्स हैं, उसके लिए सरकार का जो खर्चा आएगा वो 1 लाख करोड़ रुपए होगा हर साल। लेकिन अगर आप सेंटर के अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मिला लेते हैं, जहां पर कॉलेज प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, बाकी डिपार्टमेंट, पीएसयू, जो सबको मिला लेते हैं, तो 3 लाख करोड़ रुपए का हर साल जो है सरकार पर इसका बोझ पड़ेगा, जो इनकम कमीशन का है, 7वें वेतन आयोग का। The additional burden on the government every year from the 7th pay commission, which will not be only for the central government employees but also for the state government employees, if you include all of them, the total burden would be 3 lakh crore every year. And how many employees? 2 crore employees. 2 करोड़ एम्प्लॉइज के लिए सरकार 3 लाख करोड़ रुपया हर साल खर्चना चाहती है, जबकि जो 60 करोड़ किसान हैं, यानी 10 करोड़ किसान परिवार हैं, 10 करोड़ किसानों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि किसानों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का इस बार इकोनॉमिक पैकेज दे दीजिए, तो पहला सवाल जो पूछा
कि ये पैसा कहां से आएगा, और ये हम लोगों को भी जानना है। हम ही जो ग्रुप में बैठे हैं वो भी ये कभी बात नहीं करते कि भाई किसानों को भी 3 लाख करोड़ रुपया साल में सरकार खर्चने को क्यों मजबूर नहीं है, क्यों नहीं खर्चती है। अगर 3 लाख करोड़ रुपया सरकार किसानों पर खर्चती है तो मेरा मानना है कि ये जो चक्कर चल रहा है जिसके करके किसान कर्जे के नीचे दब जाते हैं, उससे बहुत हद तक बाहर निकल के आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये पूछा जाता है कि साहब ये पैसा कहां से आएगा। इफ आई आस्क that the farmers income, or let's give a package, economic package of 3 lakh crore rupees per year to the farmers, the question that is asked is, where will this money come from? My answer is, the money will come from the same place from where the money for the 7th pay commission will come. जहां 7वें पे कमीशन से जहां पैसा आएगा वहीं से किसानों के लिए भी पैसा आएगा, अगर हम उसकी ठीक बात करते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि हम ही लोग नहीं ठीक बात करते हैं, हम ही चर्चा करते रहते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कभी आपने सुना है कि सरकारी मुलाजिम को बोला जाए कि अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम करिए? कभी बोला गया कि आप इतनी एक कार लेते हैं, फिर दूसरी कार लेते हैं, फिर आप उसके बाद एसयूवी लेते हैं, घर में 4-4 कारें खड़ी हैं, एक टीवी लेते हैं, फिर 42 इंच का लेते हैं, फिर 48 इंच का लेते हैं। ये सब कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इसको क्यों नहीं कम करते जो एम्प्लॉइज हैं। लेकिन कभी एम्प्लॉइज को नहीं बोला जाता कि आप कॉस्ट ऑफ लिविंग कम करिए, सिर्फ किसानों को बोला जाता है कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करिए। The point I'm trying to make is that it's only the farmers who are told to reduce the cost of production. Employees have never been asked to reduce the cost of living. Why do they go on buying one expensive car after another expensive car after another expensive car, or they go on buying 38-inch television, after that they buy 42-inch television, then they buy 48-inch television. Nobody tells them to reduce their cost of living. But it's only the farmers who are being asked to reduce the cost of living. The idea is clear, that you must make the sacrifice, the rich must get the benefit of all that you do. मेरा ये कहना है कि जब तक हम ये नहीं करते कि किसान को भी एक मौलिक अधिकार है कि उसको भी एक न्यूनतम हर महीने एक इनकम मिलनी चाहिए, एश्योर्ड इनकम मिलनी चाहिए। Why should the farmer of India not get an assured income package every month? अगर चपरासी को 18,000 रुपए मिल सकते हैं तो किसान को 18,000 रुपए क्यों नहीं मिल सकते? Is the challenge before all of us. अगर किसान को 18,000 रुपए मिलते हैं तो सारी इकोनॉमी जो है वो गैलप करती है, वो दौड़ती है। If the farmer gets about 18,000 rupees package per month as a assured income, including his cost of production, including his production levels, the entire economy will boom in this country. तो करने की जो जरूरत है वो किसान भाइयों हमें समझना है कि क्राइसिस कहां पर है। क्राइसिस आपके सूखे में नहीं है, क्राइसिस पानी में नहीं है, क्राइसिस आपकी पैदावार में नहीं है, क्राइसिस आपकी इनकम में है। The crisis that farmers face today is because he is being deliberately kept impoverished, is something that we must understand. And unless we try to improve his income level, I think nothing can work wonders for the agriculture sector. तो हमें किसान की इनकम बढ़ाने के लिए ही उस पर फोकस करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब देश में इस बात पे चर्चा करने की बहुत जरूरत पड़ गई है, जरूरत हो गई है। हमारे बहुत सारे साथी इस बात को उठाते रहते हैं कि unless we provide income security to farmers, the crisis that we face, the kind of distress that we face in this country is not going to change. One more point I'd like to make is, when I see the reports happening of farmers dying in Marathwada, farmers dying in Telangana, farmers dying in Andhra Pradesh, the normal question, the reasoning I see is, argument is that it's because there is no irrigation. So once we have irrigation, the problem is solved. That is one. Second is that the productivity of farmers in this country is very low. Both are just a kind of a misinformation or wrong conception that we carry. ये कहा जाता है कि किसान इसलिए मर रहा है क्योंकि उसके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, इरिगेशन नहीं है। एक बात तो ये कही जाती है। दूसरा कहा जाता है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो पैदावार है, किसान की खेत की जो पैदावार है, उसको अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो किसान की इनकम नहीं बढ़ती है। दोनों ये गलत सोच है, ये गलत हमें बताया जाता है। अगर आप इरिगेशन को और प्रोडक्टिविटी को लेकर चलते हैं तो मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं पंजाब का। मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे साथी पंजाब से भी आए हैं। पंजाब में 99.9% एरिया हैज अश्योर्ड इरिगेशन। पंजाब में 99.9% एरिया हैज गॉट अश्योर्ड इरिगेशन।
और अगर हम उसकी प्रोडक्टिविटी देखें तो गेहूं की जो पैदावार है पंजाब में वो 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि अमेरिका में गेहूं जो होता है उससे ज्यादा हमारी पैदावार है, प्रोडक्टिविटी लेवल है। धान की जो पैदावार है पंजाब में वो 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि चाइना की प्रोडक्टिविटी से मैच करती है। यानी प्रोडक्टिविटी भी है, इरिगेशन भी है। उसके बावजूद भी 3, 4, 5 किसान रोजाना पंजाब में आत्महत्या करते हैं। आज जब मैं सुबह आया हूं तो पंजाब में 3 किसानों ने कल आत्महत्या की है, और ये कल ही नहीं, परसों भी 2 ने की है, उसके बाद पिछले 2 ने की है, फिर 4 ने की है। तो पंजाब में इरिगेशन होने के बावजूद भी और प्रोडक्टिविटी इतनी ऊंची होने के बावजूद भी आत्महत्याएं हो रही हैं। इसका मतलब है कि ना तो इसका इलाज जो है वो प्रोडक्टिविटी में है और ना ही इलाज इरिगेशन में है। इसको समझने की जरूरत है, इलाज जो है वो इनकम में है, जिसकी कोई बात नहीं करता। The point I was trying to convey is that normally it is being conveyed that the crisis in agriculture is because farmers' productivity is very low. The second argument is that because irrigation is lacking, if we expand the irrigation network like in Marathwada or in Vidarbha or in Andhra Pradesh, then the farmers would be able to achieve a very high production and so on. My understanding is that this is again a flawed impression that is given to us. In Punjab, Punjab has 99.9% assured irrigation. There is no problem of irrigation in Punjab. On the top of it, the productivity levels are very high. In Punjab, the average productivity of wheat is 45 quintals per hectare, which is more than the productivity in America. The productivity of rice in Punjab is 60 quintals per hectare, which is almost equal to the productivity levels in China. So this is such a huge productivity level. The Punjab farmer should be economically very viable. But the reality is that every day 2, 3, 4 farmers are committing suicide in Punjab. The average rate of 2015 in Punjab is 5 farmers committing suicide in every 2 days. Now this is happening in a state like Punjab, which is considered to be very progressive, very advanced. कि अगर ये पंजाब का हाल है तो मराठवाड़ा और जो बाकी स्टेट्स हैं उसमें जो हम हाल से मैच मिलाते हैं तो हमें समझने की जरूरत यह है कि वो इनकम क्योंकि दोनों की कम है। पंजाब में भी किसान को वही गेहूं का दाम मिलता है जो बाकी स्टेट्स में मिलता है या पैडी का दाम मिलता है, और जब तक वो दाम नहीं बढ़ेगा, एज लॉन्ग एज इनकम डजंट गो अप, आई थिंक देयर इज नो होप फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी टू emerge from the crisis. One last thing, in the 7th pay commission, the government employees get 108 allowances. इन 7वां वेतन आयोग में सरकारी मुलाजमों को 108 अलाउंसेस मिलते हैं। ये हमें पता नहीं था, हमने उसको पढ़ा रिपोर्ट को तो उसमें लिखा गया पहले 196 थे, नाउ दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू 108। 108 अलाउंसेस मिलते हैं, जिसमें आपको हैरानगी होगी कि फैमिली प्लानिंग के नाम पर आपको कॉन्डोम देने का भी सरकार जो है इंतजाम करती है एम्प्लॉइज को। मतलब एवरीथिंग इज टेकन केयर एज फार द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर कंसर्न। माय आर्गुमेंट इज इफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन गेट 108 allowances every year, earlier it was 196 allowances. I know that all employees don't get the 108 allowances. Some will get this allowance, somebody will get that allowance, but 108 allowances, which includes an allowance for supplying you a regular supply of condoms for your family planning needs. Look at that. Government इतना ख्याल रखती है। किसानों को आप 4 कम से कम allowances दे दीजिए। Give just 4 allowances to farmers and they will do the rest. Give them house allowance, give them education allowance, give them medical allowance, give them travel allowance, and I think farmers don't need anything. क्या बात है कि भाई उनको अलाउंस नहीं मिलते हैं और बाकी सारी जो सेक्शन सोसाइटी के हैं उन सबको अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि कोशिश सिर्फ ये है कि आपको डेलिबरेटली गरीब रखा जाए, आपको डेलिबरेटली उस सिचुएशन में रखा जाए, क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि आप गांव से निकलकर शहर में आए। आप गांव छोड़ेंगे तभी सरकार को सस्ता जो है मजदूर चाहिए, और सस्ता मजदूर सरकार ने कह दिया है कि अगले 4 साल में 30 करोड़ नौकरियां क्रिएट होंगी। सरकार कहती है कि 30 करोड़ जॉब्स जो हैं अगले 4 साल में क्रिएट होंगे। कभी किसी ने नहीं पूछा कि आजादी के बाद हमने आज तक 30 करोड़ नौकरियां नहीं क्रिएट की हैं। तो ये 30 करोड़ जॉब्स कहां से आएंगे? ये जो जॉब्स हैं ये दिहाड़ी मजदूर होंगे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, रियल एस्टेट के लिए सस्ती लेबर चाहिए। जब तक आप खेती से निकलकर शहर में नहीं आएंगे तो सस्ती लेबर नहीं मिलेगी।
तो ये समझना चाहिए कि सारी जो कोशिश है, सारी नीतियां हैं, वो किस तरफ जा रही हैं। You know, the point I'm trying to make is that the farmers are being displaced from agriculture so that they become a daily wage worker in these cities. The government says they will create 300 million jobs in the next 4 years. My question is that government of India has not created 300 million jobs in the last 70 years. So how will you create those 300 million jobs in the next 4 years? It is because they want cheaper labor, which will be daily wage workers. So unless you get out of agriculture, you leave the villages, the country will not have cheaper labor in the urban areas. So that basically is the policy of this country that we need to understand. तो किसान भाइयों, हम सबको समझना है कि ये नीतियां किस तरीके से बनाई गई हैं कि आप उस खेती से निकलकर अब आप दिहाड़ी मजदूर बनेंगे। अगर आपको दिहाड़ी मजदूर बनना पसंद है तो हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दिहाड़ी मजदूर से अच्छा खेती करें, चाहे जैसे करें, और आपको भी एक अच्छा दाम, आपको इज्जत की खेती करने का मिले, तो आपको इनकम सिक्योरिटी या इनकम अश्योर्ड इनकम के लिए प्रयास करना चाहिए। बाकी सब बातें जो है वो हवा में है, किसी का फायदा नहीं होगा। और इस आशा के साथ कि अगले सेशन में या कल भी हम इस बात पे ज्यादा चर्चा करेंगे और एक कम से कम एक माहौल बनाएंगे, आपकी आवाज बुलंद होगी और वो देश को सुनाई दे कि हमारे देश में किसानों को इनकम की जरूरत है, बाकी और सब कुछ उनको आता है कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।